हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नॉलेज रेस। फ्रेंड्स, इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स, ये इंडियन पॉलिटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही कहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बनती है उस चीज़ को भी हम डिटेल में देखेंगे। अब इससे पहले कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो। जब भी मैं नया वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। इसके साथ ही आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे फेसबुक पेज है द नॉलेज रेस, और इसके साथ ही टेलीग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। द नॉलेज रेस से चैनल वहाँ पे है। आइए फ्रेंड्स, लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इस लेक्चर को आप एंड तक देखिएगा तो आपके शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इसके रिलेटेड कोई भी डाउट्स आपको नहीं रहेंगे। तो आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स, पहला शेड्यूल जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर क्या आती हैं? हमारी स्टेट्स आती हैं, और स्टेट्स के साथ ही हमारी यूटीज आती है, यूनियन टेरिटरीज आती हैं। अब इसमें क्या है, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर नेम्स ऑफ द स्टेट्स और टेरिटोरियल यूरिसडिक्शन हर एक स्टेट की आती है, और नेम्स ऑफ द यूटी एंड टेरिटोरियल यूरिसडिक्शन ऑफ द ईच यूटी। हर एक स्टेट की अपनी एक बाउंड्री होती है, हर एक यूटी की अपनी एक बाउंड्री होती है। उसके लॉ जो है उसी पार्टिकुलर एरिया में जो है वो ही इम्प्लीमेंट होते हैं। प्रेजेंटली हमारी इंडिया की जो है वो 28 स्टेट्स हैं। पहले 29 थी। अब जम्मू एंड कश्मीर को जो है स्टेट का दर्जा उसका ख़त्म कर दिया गया है, और जम्मू एंड कश्मीर को डिवाइड करके दो यूनियन टेरिटरीज बना दी गई हैं, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। और 29 से अब 28 स्टेट्स हो गई हैं। और हमारी यूनियन टेरिटरी जो है, यूटी हमारी जो है वो अभी प्रेजेंटली जो है 8 है। पहले 7 थी, और उसके बाद जब दो नई बनी तो 9 हो गई। लेकिन अभी प्रेजेंटली जनवरी 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दामन एंड दीव एंड नागर एंड दादर हवेली, उन दो यूनियन टेरिटरी को एक यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया गया है। तो इसलिए अभी यूनियन टेरिटरीज हमारी 8 हैं, और स्टेट हमारी जो है वो 28 हैं। सेकंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या है फ्रेंड, उसको देखते हैं। सेकंड शेड्यूल के अंदर क्या आता है? अमॉल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस। ये किस किस के आते हैं? अमॉल्यूमेंट्स हो गया सैलरी, अलाउंसेस हो गया जो उनको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है ऑफिस को गवर्न करने के लिए, और इसके साथ ही उनके कुछ स्पेशल राइट्स हैं। जो किस किस को मिलते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दूसरे आते हैं गवर्नर ऑफ स्टेट्स। हर एक स्टेट का जो गवर्नर है अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट किए जाते हैं गवर्नर हर एक स्टेट में। उसके बाद स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा में एक स्पीकर होता है और उसके बाद डिप्यूटी स्पीकर होता है। तो प्रेजेंटली जो इस टाइम जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हमारे स्पीकर जो है, स्पीकर ऑफ लोकसभा, वो है ओम बिरला। इसके साथ ही चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का चेयरमैन फ्रेंड कौन होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो चेयरमैन जो होता है, जो भी वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के होंगे वो ही ऑटोमेटिकली क्या होंगे? राज्यसभा के चेयरमैन होंगे। और डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये भी सेकंड शेड्यूल के अंदर ही आते हैं। स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन द स्टेट। स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर। इसके साथ ही चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट। अब बहुत सारी स्टेट्स हमारी ऐसी हैं फ्रेंड्स, वो कौन कौन सी स्टेट हैं जिनके अंडर बाई कैमरल है, बाई कैमरलिज्म है। बाई कैमरल होता है जिस स्टेट के दो हाउस होते हैं। जैसे पार्लियामेंट के हमारे लोकसभा और राज्यसभा है, ऐसे ही स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली होता है और दूसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। तो हमारी कौन कौन सी स्टेट हैं जो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कितनी स्टेट है हमारी जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और काउंसिल भी है। इसके साथ ही जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं? जो गवर्नमेंट के बजट, सॉरी, जो गवर्नमेंट का जिसको ऑडिट करते हैं, गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ऑडिट करते हैं। जैसे हमारे इंडिया का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अकाउंट और स्टेट के अकाउंट्स को ये ऑडिट करते हैं। इसके साथ ही थर्ड शेड्यूल के अंडर क्या आता है? थर्ड शेड्यूल के अंदर हमारी ओथ्स आती हैं। ये क्या होता है फ्रेंड्स? शपथ। जब कोई भी ऑफिस को रिज्यूम करेगा, जब कोई आफ्टर द इलेक्शन, जहाँ आफ्टर द अपॉइंटमेंट, तो वो क्या करते हैं? सबसे पहले उनकी शपथ होती है, ओथ होती है। और ओथ एंड अफर्मेशन थर्ड शेड्यूल के अंडर ही आती है। जो किस किस की आती है? यूनियन मिनिस्टर्स जितने भी हैं हमारे। उसके बाद कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन टू द पार्लियामेंट,
और इसके साथ ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हमारे एमपीज़ हैं, इसके साथ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इसके बाद कैंडिडेट फॉर इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स। जी फ्रेंड्स, जितने भी हैं यानी ओथ का जितना भी प्रोसीजर है वो किसके अंडर आता है? थर्ड शेड्यूल के अंडर आता है। फोर्थ शेड्यूल के अंदर हमारा क्या आता है? फोर्थ शेड्यूल के अंदर हमारा आता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूटीज। हमारा जो राज्यसभा का हाउस है, एक लोकसभा है और दूसरा हाउस हमारा राज्यसभा है। लोकसभा और राज्यसभा दो हाउस हैं जो हमारे पार्लियामेंट के, और जो हाउस ऑफ राज्यसभा है ये रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स एंड यूटीज। और यहाँ पे कितने एमपीज जो होते हैं वो वहाँ से स्टेट और यूटी से इलेक्ट करके भेजे जाते हैं, और कितने कितने हर एक स्टेट से कितने जाएंगे, हर एक यूटी से कितने जाएंगे, वो रहते हैं ऑन द पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर यूटी एंड स्टेट। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है सीट्स जो राज्यसभा में जो फोर्थ शेड्यूल के अंडर आती हैं, ये भी क्वेश्चन आया है एग्ज़ाम में कि जो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज कौन से शेड्यूल में आती है? तो ये आती हैं फोर्थ शेड्यूल के अंडर। फिफ्थ शेड्यूल हमारा जो है प्रोविजन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स। फ्रेंड्स, हमारी प्रेजेंटली जो है 10 स्टेट्स हैं जहाँ पे ये शेड्यूल जो है वो लागू है। वो कौन कौन सी हैं? जिसमें से हमारे आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एंड तेलंगाना। ये क्या होती है जे पूरी की पूरी स्टेट में जे लागू नहीं होता है, जे तो पावर रहती है प्रेसिडेंट के पास कि प्रेसिडेंट जो है किसी भी एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं, और किसी भी शेड्यूल एरिया को अगर वो है ऑलरेडी तो उसको ख़त्म भी कर सकते हैं। और उसकी बाउंड्रीज वगैरह चेंज करने के लिए इन पार्टिकुलर स्टेट जहाँ पे जे शेड्यूल लागू है तो वहाँ के गवर्नर से उन्हें कंसल्ट करना पड़ता है। तो फिफ्थ शेड्यूल किसके अंडर आता है? आर्टिकल है हमारा 244 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो सारा इसके अंडर आता है 244 आर्टिकल के अंडर। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ट्राइबल जो पॉपुलेशन है उसके इंटरेस्ट को जो है फुलफ़िल करने के लिए इस शेड्यूल को लागू किया जाता है। और यहाँ पे भी ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को देख के, और ये शेड्यूल जो है वहाँ पे लागू किया जाता है। तो इस शेड्यूल को लागू करने के लिए वहाँ पे एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल भी बनती है, TAC, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल। और इस ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के जो है प्रेजेंटली इन 10 स्टेट्स में जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है, और इसके मैक्सिमम मेंबर जो होते हैं वो कितने होते हैं? TAC के ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल के 20 होते हैं। और इन 20 में से जो है 3/4 जो रिप्रेजेंटेशन है वो ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब्स MLA जो है वो इसके मेंबर होने चाहिए। तो नेक्स्ट आता है हमारा सिक्स्थ शेड्यूल। सिक्स शेड्यूल जो है वो आता है फ्रेंड्स हमारे सिर्फ 4 ही स्टेटें हैं जहाँ पे जो सिक्स शेड्यूल जो है लागू है, वो है हमारे असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। तो आप इसको इन शॉर्ट अगर आपने याद रखना है तो ATM तो सबने यूज़ किया ही है, ATM। तो ATM स्क्वायर यानी A असम, M मेघालय और M मिज़ोरम, इसलिए M स्क्वायर रखा है, और T त्रिपुरा। ATM स्क्वायर शॉर्ट फॉर्म में आप इसे याद रखने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो सिक्स्थ शेड्यूल जो है वो इन्हीं 4 स्टेटों में, यहाँ पे फिफ्थ शेड्यूल जो है लागू नहीं है। ये भी इसीलिए है, इन स्टेट्स की जो है ट्राइबल पॉपुलेशन जो है उसके इंटरेस्ट को, उसके इकोनॉमिक कंडीशन को और उनके रिसोर्सेज को, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ये शेड्यूल जो है वहाँ पर लागू किया गया है। नेक्स्ट 7th शेड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है कि हमारे जो 3 लिस्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसके फर्स्ट जो है यूनियन लिस्ट है, सेकंड जो है स्टेट लिस्ट है, और थर्ड जो है वो कॉन्ग्रुएंट लिस्ट है। जो यूनियन लिस्ट, कॉन्ग्रुएंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट जो है जो कौन से शेड्यूल के अंदर आता है? तो ये आता है फ्रेंड्स 7th शेड्यूल के अंदर। बहुत बार ये क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स जो है, इसी चीज़ को लेके हम इंडिया को फेडरल स्टेट भी कहते हैं। यहाँ पे डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट है। और यूनियन के पास कितने लिस्ट हैं जिनके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लॉ बना सकती है? प्रेजेंटली जो है
100 सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट यानी जैसे डिफेंस के ऊपर भारत सरकार के पास ये अधिकार है, और उसके बाद रेलवे हो गया, जहाँ फॉरेन अफेयर्स हो गए, जो सारे के सारे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रहते हैं। और इसके पास इन्हीं चीज़ों के ऊपर यानी एरिया डिफाइन कर दिया गया है कि किस चीज़ के ऊपर जो है यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, किस चीज़ के ऊपर जो है स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, और इसके साथ ही किस चीज़ के ऊपर जो है स्टेट और सेंटर मिल के लॉ बनाएंगे। तो स्टेट के अंदर प्रेजेंटली अभी यूनियन लिस्ट के अंदर हमारे 100 सब्जेक्ट हैं, ओरिजिनली थे 97 सब्जेक्ट। इसके बाद स्टेट लिस्ट में अभी प्रेजेंटली जो है वो 61 सब्जेक्ट हैं, ओरिजिनली यहाँ पे 66 सब्जेक्ट थे। और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर हमारे प्रेजेंटली अभी 52 सब्जेक्ट हैं, और ओरिजिनली यहाँ पे थे 47 सब्जेक्ट्स। और ये सारा का सारा जो है डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट है। और स्टेट के अंदर जैसे स्टेट पुलिस आ गया, जहाँ और भी ऐसे काम जो है जैसे हेल्थ सेक्टर आ गया, जहाँ फिर रोड कंस्ट्रक्शन आ गया। तो ये कुछ सब्जेक्ट जो हैं स्टेट को दिए गए हैं, जिनका होली सोली स्टेट के पास ही जो है अधिकार रहता है कि वही इसके ऊपर लॉ जो है बना सकती हैं। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर ये होता है जे मिल के काम करती हैं, कुछ शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और कुछ शेयर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी, जो दोनों मिल के जो है काम करते हैं। जैसे एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, इकोलॉजी हो गया, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके साथ ही बहुत सारे और भी आते हैं, जैसे टोटल जो है 52 सब्जेक्ट हैं जिनमें जो मिल के लॉ जो है बना सकती है। 8th शेड्यूल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, यहाँ पे भी क्वेश्चन बहुत बार 8th शेड्यूल के ऊपर भी कम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा गया है। और क्योंकि हमारी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो कौन से शेड्यूल के अंदर आती हैं, तो हमारी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो सारी की सारी आती हैं 8th शेड्यूल के अंदर। प्रेजेंटली हमारी जो है इस टाइम वो कितनी लैंग्वेजेस हैं, लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनली इट हैड 14 लैंग्वेजेस। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसमें 14 लैंग्वेजेस थी। प्रेजेंटली जो है वो 22 लैंग्वेजेस हमारे भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करता है। और इससे यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि क्या इंग्लिश जो है वो 8th शेड्यूल के अंदर आती है। तो 8th शेड्यूल में ये मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इनको नोट डाउन कर लें। और इंग्लिश जो है इन 22 लैंग्वेज में इंग्लिश नहीं आती है, तो 8th शेड्यूल हमारा जो है इंग्लिश लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो ये भी क्वेश्चन आया है, लैंग्वेजेस जो हमारी 8th शेड्यूल के अंदर आती हैं कितनी लैंग्वेजेस हैं। प्रेजेंटली जिसको कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है 22 लैंग्वेजेस हैं। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 14 लैंग्वेज थी, इंग्लिश जो है 22 लैंग्वेजेस में नहीं है। ये कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है, तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हो। ये है पूरी की पूरी 22 लैंग्वेजेस की लिस्ट। अब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 14 ही लैंग्वेज थी हमारी, और बाद में जो लैंग्वेजेस ऐड हुई हैं वो कौन कौन सी हैं उसको देखते हैं। जो हमारी सिंधी जो लैंग्वेज है जो एडिड बाई 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, और ये कब हुई थी 1967 में सिंधी जो है वो इसमें ऐड कर दी गई थी। उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। नेपाली भी हमारी 22 लैंग्वेज में है। फ्रेंड्स कई बार यहाँ से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि नेपाली जो है नेपाल में बोली जाती है, क्या वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल के अंदर है या नहीं है। तो नेपाली जो हमारे 8th शेड्यूल में आती है, तो इससे आप कन्फ्यूज़ नहीं होना। कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली, ये जो है नेपाली ये 3 लैंग्वेज जो हैं जो बाद में अमेंड की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। जिस 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, तो इसमें ये 3 लैंग्वेज जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जोड़ी गई थी। उसके बाद जो है बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली, ये जो 4 लैंग्वेजेस हैं जो बाद में जोड़ी गई हैं। और ये कब जोड़ी गई थी 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 में जोड़ी गई थी। उसके बाद ओडिया जो है जे भी इसको रिनेम्ड किया था ओडिया, और ये कब किया था, ये किया था 2011 में 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो है ओडिया जो है उसको रिनेम्ड कर दिया था ओडिया। तो प्रेजेंटली जो हमारी 22 लैंग्वेजेस हैं, नेपाली भी इसमें है और इंग्लिश इन 22 लैंग्वेजेस में नहीं आती है। नेक्स्ट 9th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये बाद में अमेंडमेंट हुई है। और यहाँ से क्वेश्चन जो है पीएससी में आया था कि 9th शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो कब जोड़ा गया था। वो जोड़ा गया था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हुई थी 1951 में। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में हमारा 9th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। और ये क्या था, जो पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर डीलिंग विद द लैंड रिफॉर्म्स एंड एबॉलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम।
जे लैंड रिफॉर्म्स के लिए जो एक्ट जो है बनाया गया था और 9th शेड्यूल में इसे रखा गया था। तो 9th शेड्यूल कब ऐड हुआ था? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 में 9th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था। और इस एक्ट के अंदर जितने भी प्रावधान थे उसको पहले जुडिशियल स्क्रूटनी से बाहर रखा गया था, लेकिन बाद में 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी जिसमें ये उस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी लॉज जो हैं इंक्लूड हैं इसमें 9th शेड्यूल के अंदर आफ्टर 1973 के बाद जितने भी एक्ट इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं वो अब ओपन होंगे जुडिशियल रिव्यू में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू या हाई कोर्ट इसमें जुडिशियल रिव्यू का यूज़ करके उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को देख सकते हैं। अगला आता है फ्रेंड्स हमारा 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि 10th शेड्यूल में, क्योंकि ये चीज़ एंटी डिफेक्शन लॉ जो है फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत हर आप देखते रहते हो कि कुछ समय के बाद ये न्यूज़ में ये रहता ही रहता है। और ये क्या है 10th शेड्यूल, इसको भी हम देखते हैं। ये है प्रोविजन रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। क्या होता है फ्रेंड्स, मान लो कि कोई ए पॉलिटिकल पार्टी है और कोई बी पॉलिटिकल पार्टी है और जहाँ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। अब क्या होता है कि ए पार्टी से कोई भी एमएलए या एमपी जीतता है और जीतने के बाद वो क्या कर देता है, पॉलिटिकल पार्टी बी में चला जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि उसकी मेंबरशिप जो है अकॉर्डिंग टू द एंटी डिफेक्शन लॉ से उसकी मेंबरशिप जो है वो कैंसिल कर दी जाती है, यानी वो एमपी उसके बाद नहीं रहेगा जहाँ एमएलए उसके बाद नहीं रहेगा। अगर उसको फिर से बनना है तो अगर वो ए पॉलिटिकल पार्टी से जंप करके बी पॉलिटिकल पार्टी में जाता है तो अब क्या होगा, उसे बी पॉलिटिकल पार्टी से ही फिर से इलेक्शन लड़नी पड़ेगी और तभी जो अगर वो जीत के आएगा तो ठीक है, हारेगा तो वो बाद की बात जो भी होगा, लेकिन अब उसकी मेंबरशिप जो है इस लॉ के अकॉर्डिंग जो है कैंसिल कर दी जाती है। बहुत बार क्या होता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी से कोई भी एमपी या एमएलए जीतता है तो उसके बाद वो जंप करके बी पॉलिटिकल पार्टी में किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। और ये कब हुआ था फ्रेंड्स, 52nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1985 में। 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में हमारा जो है 10th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया था और इस लॉ को आल्सो नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ। फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात याद रखने वाली है कि कुछ मेंबर अगर अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उनकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी जाती है। लेकिन यहाँ पे एक एग्जांपल है कि अगर ए पॉलिटिकल पार्टी है और बी पॉलिटिकल पार्टी है और ए के मेंबर जो है बी में जाते हैं, लेकिन ए पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी मेंबर हैं, जितने भी एमएलए या एमपी जीते हैं, अगर उसके टू थर्ड जो है वो बी पॉलिटिकल पार्टी में चले जाते हैं, यानी 2/3 उसकी स्ट्रेंथ जो है वो मूव कर जाती है बी में, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है इसके ऊपर लागू नहीं होगा। मान लो कि 100 एमएलए या एमपी किसी पार्टी के हैं, अगर उसके 2/3 यानी नियर अबाउट 67 अगर एमएलए या एमपी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी बी को ज्वाइन कर लेते हैं तो ऐसे केसेस में जो है उसको लीगल माना जाएगा, यहाँ पे 10th शेड्यूल जो है वो लागू नहीं होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 11th शेड्यूल के अंदर क्या आता है, 11th शेड्यूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये डिफाइन करता है फ्रेंड्स, इसके अंदर ये कब हुआ था, हमारा 73rd अमेंडमेंट एक्ट। बहुत बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, पीएससी में जहाँ और जो स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं एज वेल एज द सेंट्रल एग्ज़ाम जो होते हैं, बहुत बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि 11th शेड्यूल जो अब कॉन्स्टिट्यूशन में कब जोड़ा गया था, वो जोड़ा गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। और इसको इस तरीके से भी पूछा गया है, जो पंचायत राज हमारा सिस्टम है वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिली थी, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी उसको मिली थी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग। यानी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 का जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, हमारी पंचायत राज सिस्टम से जुड़ा हुआ है और इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइज किया गया पंचायतों को, और ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ। और पंचायतों के पास कितने मैटर रहते हैं, यानी कितने सब्जेक्ट के ऊपर पंचायत जो है वो लॉ बना सकती हैं, तो वो है 29 मैटर्स, जो पंचायतों को होली सोली इसकी पावर दी गई है कि इन चीज़ों को वो जो है इसके ऊपर लॉ जो है पंचायत बना सकती है। और इसके साथ ही जो है 12th शेड्यूल, आखिरी शेड्यूल हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कब ऐड हुआ था, ये हुआ था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992।
ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12th शेड्यूल भी बहुत बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि हमारे जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, पंचायतें, फ्रेंड्स आपको पता है कि जो विलेज जो होती है, रिमोट एरिया होते हैं, वहाँ पे पंचायत होती हैं, और जो हमारी सिटी हैं वहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज़ होती हैं। ये जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, जो हमारी 74th अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग 1992 में इसको भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिली, और म्यूनसिपैलिटी जो है अब कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट हैं। और इसके म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर कितने मैटर आते हैं, वो है 18 मैटर्स के ऊपर म्यूनसिपैलिटीज़ को पावर दी गई है कि वो इसके ऊपर होली सोली जो है एक्ट जो है, कोई भी लॉ जो है वो बना सकती है। तो ये था फ्रेंड पूरा का पूरा शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर टॉपिक समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।